हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि IAS इंग्लिश। दृष्टि IAS के ऑडियो आर्टिकल प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज का हमारा आर्टिकल द हिंदू में प्रकाशित लेख डिवाइडेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इंडियन एक्सप्रेस में छपे लेख जॉर्ज फ्लॉयड्स अमेरिका इन ब्लैक एंड व्हाइट के सम्मिलित सारांश पर आधारित है। इसमें टीम दृष्टि के इनपुट्स भी शामिल हैं। यह ऑडियो आर्टिकल सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र 2 के अंतर्राष्ट्रीय संबंध खंड से जुड़ा है। तो आइए लेख की शुरुआत करते हैं। अमेरिका में बढ़ती नस्लीय हिंसा। दुनिया भर के देशों में जहां एक बड़ी आबादी कोरोना वायरस के चलते घरों में कैद रहने को मजबूर है, तो वहीं अमेरिका में कोरोना संक्रमण के मामले काफी ज्यादा होने के बावजूद भी लोगों का सड़कों पर जमावड़ा देखा जा रहा है। दरअसल अमेरिका में जगह जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। कई जगहों पर हिंसक प्रदर्शन की घटनाएं भी दर्ज की गई हैं। इन प्रदर्शनों ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींचा है। खुद को दुनिया का सबसे लोकतांत्रिक देश और मानवाधिकारों का पैरोकार बताने वाला अमेरिका आज अपने ही देश में हो रहे मानवाधिकारों के हनन की बढ़ती घटनाओं के कारण कटघरे में खड़ा है। जानलेवा कोरोना काल में अमेरिका में हो रहे इन विरोध प्रदर्शनों का कारण नस्लवाद है। यह मुद्दा भले ही सदियों पुराना रहा हो, लेकिन हालिया घटनाओं को देखते हुए लगता है आज भी यह अमेरिकी समाज में उतने ही गहरे तौर से प्रचलन में है। हाल ही में अमेरिका में नस्लीय भेदभाव के मामले ने उस वक्त जोर पकड़ा जब अश्वेत अफ्रीकी अमेरिकी नागरिक जॉर्ज फ्लॉयड को श्वेत अमेरिकी पुलिस द्वारा इस बर्बरता से मारा गया कि फ्लॉयड की घटना स्थल पर ही मृत्यु हो गई। फ्लॉयड की मौत के बाद अमेरिका में गृह युद्ध जैसे हालात बन गए हैं। वहां देश के कई हिस्सों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। इस विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे रहने वाले एंटीफा समूह को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने आतंकवादी संगठन घोषित करने और इस पर बैन लगाने की बात कही है। बिगड़ती परिस्थितियों के मद्देनजर संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार प्रमुख ने यहां तक कह दिया कि अमेरिकी समाज से नस्लवाद को खत्म करने की सख्त जरूरत है। इन हालातों के बीच आइए बात करते हैं जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या और अमेरिका में जारी विरोध प्रदर्शनों की। साथ ही समझते हैं कि अमेरिका में नस्लवाद की समस्या और उससे जुड़े पहलुओं को। लेकिन सबसे पहले जानते हैं हालिया घटना के बारे में। बीते सप्ताह अमेरिका के मिनेपोलिस शहर में जॉर्ज फ्लॉयड नामक एक अश्वेत शख्स को पुलिस ने धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था। डेरेक शैविन नामक एक श्वेत पुलिस अफसर ने सड़क पर ही फ्लॉयड की गर्दन को अपने घुटने से तब तक दबाए रखा जब तक जॉर्ज ने कोई हरकत करना बंद नहीं कर दिया। इस दौरान जॉर्ज उस पुलिसकर्मी से लगातार यही कहते रहे, आई कांट ब्रीथ, और अंततः उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इस घटना के बाद पुलिस अधिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया है और उस पर 3rd डिग्री मर्डर और 2nd डिग्री मैनस्लॉटर चार्जेस का चार्ज लगाया गया है। लेकिन फ्लॉयड की मृत्यु के बाद लोगों में आक्रोश बढ़ गया और पूरे अमेरिका में भीषण विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। जॉर्ज फ्लॉयड की मौत के बाद भड़के लोगों ने जगह जगह #Black Lives Matter स्लोगन के साथ शांतिपूर्ण रैलियां की, तो कहीं कहीं पर कुछ प्रदर्शनकारियों ने हिंसक प्रदर्शन और आगजनी की घटनाओं को भी अंजाम दिया। बढ़ते विद्रोह को देखते हुए वॉशिंगटन समेत अमेरिका के कई शहरों में कर्फ्यू लगाया गया है। फ्लॉयड की हत्या के विरोध की आग अमेरिका से निकलकर दुनिया भर में पहुंच चुकी है। फ्रांस की राजधानी पेरिस से लेकर ऑस्ट्रेलिया, नीदरलैंड, अर्जेंटीना, कनाडा सहित कई देशों में हजारों की तादाद में लोग सड़क पर विरोध कर रहे हैं। लंदन, बर्लिन और ऑकलैंड जैसे शहरों में काफी बड़े स्तर पर विरोध प्रदर्शन हुए, जिसे सोशल मीडिया पर #Blackout Tuesday का नाम दिया गया। श्वेत पुलिस अधिकारी की इस बर्बरता को नस्लवादी मानसिकता से प्रेरित बताया जा रहा है। तो आइए समझते हैं अमेरिका में नस्लवाद और इसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को। दरअसल नस्लवाद या रेसिज्म का मतलब ऐसी अवधारणा से है जो किसी एक नस्ल को दूसरी से श्रेष्ठतर या निम्नतर मानती है। यह विश्वास कि हर नस्ल के लोगों में कुछ खास खूबियां होती है जो उसे दूसरी नस्लों से कमतर या बेहतर बनाती है, नस्लवाद है। नस्लवाद में लोगों के बीच जैविक अंतर की सामाजिक धारणाओं में आधारित भेदभाव और पूर्वाग्रह दोनों शामिल होते हैं। इसमें व्यक्तिगत गुणों अवगुणों को न देखते हुए उसके किसी रंग, वर्ग, श्रेणी या समूह का सदस्य होने के आधार पर पूर्वाग्रह यानी पहले से कोई धारणा मानकर भेदभावपूर्ण व्यवहार किए जाने की मानसिकता देखी जाती है।
मसलन किसी श्वेत व्यक्ति में यह भाव होना कि कोई अश्वेत या अन्य नस्ल का व्यक्ति उससे कमतर है और ऐसा मानते हुए अश्वेत व्यक्ति के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार करना, जैसा कि अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के मामले में हुआ। अमेरिका में अश्वेत अफ्रीकी अमेरिकी नागरिकों के साथ नस्ल भेद की लड़ाई दरअसल गुलामी के इतिहास से जुड़ी है। अमेरिका में 16वीं सदी के दौरान बड़ी तादाद में अफ्रीकी नागरिकों को लाकर उनसे गुलामी करवाई जाती थी। अफ्रीकी मूल के इन अश्वेत लोगों के साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता था। अमेरिका में ये दास प्रथा करीब 350 सालों से भी ज्यादा समय तक जारी रही, यहाँ तक कि अमेरिका की आजादी के बाद भी इन गुलामों को आजाद नहीं किया गया। दास प्रथा का यह मुद्दा आगे चलकर विद्रोह का कारण बना। नतीजतन 1861 में अमेरिका में गृह युद्ध छिड़ गया। 4 सालों तक चले गृह युद्ध के बाद 1865 में अमेरिकी संसद में एक कानून पारित किया गया, जिसके जरिए अमेरिका से दास प्रथा को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। कानूनी तौर पर तो अफ्रीकी अमेरिकन लोगों को दास प्रथा से तो आजादी मिल गई, लेकिन सामाजिक तौर पर नहीं। आज भी कई नस्लवादी मानसिकता के श्वेत अमेरिकी खुद को अफ्रीकी लोगों से ऊंचा समझते हैं। बराबरी का दर्जा दिए जाने के करीब 150 साल बाद भी वहां अश्वेतों को बराबरी के हक नहीं मिल सके हैं, बल्कि आए दिन नस्लवादी हिंसा की घटनाएं सामने आती रहती हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या इसी का एक उदाहरण है, जिसका दुनिया भर में विरोध हो रहा है। अमेरिका में एंटीफा नामक समूह पर इन विरोध प्रदर्शनों में हिंसा भड़काने का आरोप लगाया जा रहा है। तो आइए जानते हैं क्या है एंटीफा ग्रुप। अमेरिका में एंटीफा को उग्रवादी, वामपंथी और फांसीवादी विरोधी आंदोलन के रूप में जाना जाता है। इसका पूरा नाम एंटी फासिस्ट एक्शन है। एंटीफा समूह में ब्लैक लाइव्स मैटर और द ऑक्यूपाई मूवमेंट के सदस्य भी शामिल हैं। हालांकि एंटीफा की कोई औपचारिक संगठनात्मक संरचना नहीं है। एंटीफा समूह अथवा विचारधारा से जुड़े लोग नव फांसीवाद, नव नाजीवाद, नस्लीय भेदभाव वाली विचारधारा और गोरे लोगों को श्रेष्ठ मानने वाली विचारधारा के खिलाफ आवाज उठाते हैं। एंटीफा की विचारधारा में विश्वास रखने वाले लोग विरोध प्रदर्शनों में काले रंग के कपड़े पहनते हैं और अपने चेहरे को मास्क से ढके रहते हैं। एंटीफा प्रदर्शनकारी आमतौर पर सड़कों पर प्रदर्शन करते हैं और विरोध स्वरूप रैलियां निकालते हैं। एंटीफा प्रदर्शनकारियों को हिंसा का समर्थक भी माना जाता है। हालांकि इसके कई अनुयायी ऐसे भी हैं जो अहिंसक आंदोलनों की वकालत करते हैं। इसके अलावा ये LGBTQ और देशज अधिकारों यानी इंडिजिनस राइट्स जैसे मुद्दों को भी उठाते रहते हैं। यह समूह 1930 के आसपास नाजी जर्मनी और यूरोपीय फांसीवादी ताकतों के खिलाफ आंदोलन के फलस्वरूप अस्तित्व में आया था। आधुनिक अमेरिकी एंटीफा आंदोलन की शुरुआत 1980 के दशक से हुई थी। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने और रूढ़िवादी विचारधारा के वर्चस्व बढ़ने के बाद से इनके खिलाफ इस समूह का आंदोलन काफी सक्रिय हो गया है। गौरतलब है कि लोग कोरोना संकट काल में वैसे ही आर्थिक परेशानियों से जूझ रहे हैं। ऐसे में इस हिंसा से स्थिति और बदतर हो गई है। मौजूदा स्थिति अप्रैल 1968 में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के बाद हुए विरोध प्रदर्शनों की याद दिलाती है। तो आइए जानते हैं अमेरिकी इतिहास के सबसे अशांत साल की घटनाओं और हालिया विरोध प्रदर्शनों की तुलनात्मक परिस्थितियों को। साल 1968 को अमेरिकी इतिहास का सबसे अशांत साल माना जाता है। यह साल आधुनिक अमेरिकी इतिहास के सबसे ज्यादा उतार चढ़ाव वाले सालों में से एक था। गौरतलब है कि वियतनाम विद्रोह पहले से ही चल रहा था कि 4 अप्रैल 1968 को टेनेसी के मेम्फिस के एक मोटल में डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या कर दी गई थी। इसके 2 महीने के बाद लॉस एंजलिस में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार रॉबर्ट F कैनेडी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। यह वह दौर था जब मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के कारण अमेरिका के कई शहरों में हिंसक विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे। इसे द होली वीक अपराइजिंग के रूप में जाना जाता है। ये हिंसक विरोध प्रदर्शन ज्यादातर अश्वेत युवाओं द्वारा अमेरिका के वॉशिंगटन DC, शिकागो, बाल्टीमोर, कंसास सिटी सहित कई जगहों पर अंजाम दिए जा रहे थे। इस हिंसा के पीछे आर्थिक मंदी से उपजा असंतोष भी जिम्मेदार था। अमेरिकी इतिहास में 1968 के बाद भी कई नस्लीय हिंसा की वारदातें दर्ज की गई हैं, जिनमें अधिकतर विरोध प्रदर्शन स्थायी स्तर के ही होते थे। मसलन 1992 में लॉस एंजलिस में 4 पुलिस अधिकारियों को अश्वेत व्यक्ति रॉडनी किंग की पिटाई करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और बाद में उन पुलिस कर्मियों को रिहा कर दिया गया था।
इसके बाद लॉस एंजलिस में सिलसिलेवार दंगे देखे गए थे। कुछ इसी तरह के हालात 2014 में भी देखे गए थे, जब 18 साल के एक अश्वेत किशोर माइकल ब्राउन की गोली मारने के मामले में फैसला सुनाते हुए जज ने पुलिस अधिकारी को निर्दोष करार दिया था। लेकिन मौजूदा परिस्थितियों और साल 1968 की परिस्थितियों को देखेंगे तो पाएंगे कि दोनों में काफी समानताएं हैं। जॉर्ज फ्लॉयड की हत्या के पहले से ही अमेरिका कोविड-19 महामारी के चलते बड़े पैमाने पर आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी तंगी से जूझ रहा है। कोविड-19 महामारी से अश्वेत समुदाय को खासकर काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस महामारी से अमेरिका में अब तक 1 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। यानी इन सभी मोर्चों पर लोग असंतोष, भय और अवसाद से जूझ रहे हैं। इन स्थितियों को भी लोगों के गुस्से का कारण बताया जा रहा है। ऐसे में सवाल है कि इन हालातों के प्रति राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया क्या है और वे किस तरह से हालातों को संभाल रहे हैं। साल 1968 में मार्टिन लूथर किंग जूनियर की हत्या के बाद पनपे विरोध प्रदर्शनों को दबाने के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन बी जॉनसन ने नेशनल गार्ड की तैनाती की थी। लेकिन उन्होंने लूथर किंग की हत्या के अगले ही दिन अमेरिकी कांग्रेस को लिखे एक खत में फेयर हाउसिंग एक्ट को पारित करने की बात कही थी। गौरतलब है कि यह एक्ट निष्पक्ष नागरिक अधिकारों के हीरो के रूप में प्रसिद्ध डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग की स्थायी मांगों में से एक था। नतीजतन 5 दिनों के भीतर ही 1968 का नागरिक अधिकार अधिनियम शीर्षक 8 को प्रतिनिधि सभा ने एक बड़े अंतर से पारित किया था। इसे ही फेयर हाउसिंग एक्ट के नाम से जाना जाता है। यानी उस समय कानून व्यवस्था बनाने के स्तर पर कठोर निर्णय लिए जाने के साथ साथ पीड़ित वर्ग की मांगों पर भी फैसला लिया गया था। अगर इसकी तुलना मौजूदा राष्ट्रपति ट्रंप की रणनीति से करेंगे तो पाएंगे कि ट्रंप जिस प्रकार हालातों को संभाल रहे हैं उससे साफ जाहिर होता है कि उनकी तीव्र प्रतिक्रिया सैन्यवादी है। अमेरिकी जनता के गुस्से के लिए जहां एक तरफ फ्लॉयड की मौत ने चिंगारी का काम किया, वहीं दूसरी तरफ ट्रंप के भड़काऊ भाषणों ने इन विरोधों को हिंसक रूप दे दिया, जिससे अमेरिकी समाज में विभाजन की दीवारें और गहराती जा रही हैं। विशेषज्ञों की माने तो राष्ट्रपति ट्रंप साफ तौर पर पूर्व राष्ट्रपति रिचर्ड निक्सन के नक्शे कदम पर चल रहे हैं। गौरतलब है कि 1968 में हुए विरोध प्रदर्शनों के बाद रिचर्ड निक्सन ने अपनी चुनावी अभियान में लॉ एंड ऑर्डर नामक अभियान शुरू किया था। यह एक तरह का नस्लीय संदेश था जिसने अश्वेत नागरिकों द्वारा की गई हिंसा के समक्ष श्वेत नागरिकों के वोटों के बहुमत को बढ़ाया था। इस अभियान ने निक्सन के पॉलिटिकल फॉर्च्यून्स में एक नई जान डाल दी थी और निक्सन ने उस साल राष्ट्रपति पद का चुनाव जीत लिया था। ट्रंप भी कमोबेश उसी राह पर चल रहे हैं। लिहाजा साफ है कि अमेरिका में होने वाले आगामी राष्ट्रपति चुनाव में ट्रंप इकोनॉमी को लेकर कोई दाव नहीं खेल सकते। कोविड-19 की वजह से अमेरिकी अर्थव्यवस्था बेहद नाजुक स्थिति में है। ऐसे में बढ़ते विद्रोह के बीच व्हाइट हाउस प्रवक्ता ने कानून व्यवस्था को बनाए रखने की बात कही थी। लेकिन इसके बाद डोनाल्ड ट्रंप ने प्रदर्शनकारियों के खिलाफ सेना का उपयोग करने की धमकी देते हुए कहा कि आई एम योर प्रेसिडेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, यानी कि मैं आपके कानून और व्यवस्था का राष्ट्रपति हूँ। हालांकि पहले और अब की सिचुएशन में थोड़ा फर्क है और फर्क यह है कि जब निक्सन ने लॉ एंड ऑर्डर अभियान शुरू किया था तब वह राष्ट्रपति नहीं थे, बस राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार थे। लेकिन ट्रंप मौजूदा वक्त में अमेरिका के राष्ट्रपति हैं और अमेरिका के कई शहर उनके कार्यकाल के दौरान उनकी निगरानी में ही हिंसक प्रदर्शनों के गवाह बन रहे हैं। साथ ही अमेरिका कोरोना के बढ़ते संक्रमण, बेरोजगारी और बिगड़ते नस्लीय संबंधों जैसी ट्रिपल चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसे में यह साफ है कि ट्रंप के लिए आगामी समय कठिन रहने वाला है। अब बात करते हैं निष्कर्ष की। दंगा उन लोगों की भाषा है जिन्हें सुना नहीं जाता। नागरिक अधिकारों के लिए लड़ने वाले लीडर मार्टिन लूथर किंग जूनियर के शब्द आज भी प्रासंगिक लगते हैं। आधिकारिक रूप से देखें तो कानून के सामने हर अमेरिकी नागरिक के अधिकार समान है, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही है। अमेरिका में जो स्वतंत्रता और सुविधाएं श्वेत नागरिक को दी गई हैं, वह अश्वेत नागरिक को नहीं। ऐसे में दोनों गुटों के बीच टकराव की स्थिति बनी रहती है। ऐसे में जरूरी है कि दोनों समूहों के अधिकारों में सही मायने में समानता लाई जाए, जिस पर अमेरिकी सरकार को काम करना होगा। देश के सर्वोच्च नागरिक होने के नाते राष्ट्रपति ट्रंप को किसी भी तरह की भेदभावपूर्ण बातों को कहने से बचना चाहिए, क्योंकि भड़काऊ भाषण विद्रोह और हिंसा की चिंगारी को बढ़ाने का काम करते हैं।
हिंसक विरोध प्रदर्शन से किसी भी देश की कानून व्यवस्था पर खासा बुरा असर पड़ता है। इसलिए सरकार और नागरिकों दोनों की जिम्मेदारी है कि विरोध प्रदर्शनों में हिंसा न पनपे। अगर अमेरिका सही मायने में अपने देश में नस्लवाद और हिंसक विरोध को खत्म करना चाहता है तो उसे सैकड़ों शहरों में फैले विरोध प्रदर्शनों की आवाज को सुने जाने और उनकी समस्याओं को हल करने की सख्त जरूरत है। तो आइए अब नोट करते हैं आज का सवाल। अमेरिका में नस्लीय भेदभाव की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की चर्चा करते हुए इसके विरोध में हो रहे हालिया आंदोलन का मूल्यांकन कीजिए।